नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। आप सभी को सबसे पहले तो दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सभी बच्चे जो कि आप घर पहुंच चुके हैं, उन सभी बच्चों को आप खुद के साथ साथ आपके घर वालों को भी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम उम्मीद करते हैं कि जो जितने भी बेरोजगार हैं जो हमारे साथ पढ़ रहे हैं, उन सभी बच्चों का जो अगली दीपावली आए तब तक आप लोग किसी रोजगार से जुड़कर अपनी दीपावली को और भी अच्छी तरीके से बनाएं। उसी विषय को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए ये कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है, क्योंकि जो माइन्यूट लेवल के प्रश्न आते हैं वो माइन्यूट लेवल के प्रश्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सभी एग्जामों में पूछे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी एग्जाम हो जिसमें प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हो। मैक्सिमम ऐसी सभी एग्जाम जो लेवल निम्न लेवल की लेवल से एग्जाम होती है, उस एग्जाम के लेवल को आप देख लीजिए, चाहे एक उच्च स्तर के एग्जाम को लेवल को देख लीजिए। उन सभी एग्जामों में साइंस एंड टेक्नोलॉजी साथ ही स्पेस टेक्नोलॉजी पर विशेष ध्यान देते हुए एग्जामिनर क्या पूछता है, प्रश्न पूछता है। और उन्हीं प्रश्नों को आपके जो एक दो या फिर तीन संख्या अर्थात जो संख्या की दृष्टि से भले ही वो प्रश्न कम हो सकते हैं, लेकिन उनका जो आपको इम्पोर्टेंस पता चलेगा वो इम्पोर्टेंस उस दिन पता चलेगा जब आपके एग्जाम में आपका अगर कोई भी एग्जाम होता है वो एग्जाम कुछ एक मार्क्स की वजह से रह जाता है। तो आप यकीन मानिए काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि हम इतना सारा क्यों पढ़ें। भाई ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, केवल और केवल कुछ ही क्लासें होगी। जैसे स्पेस टैग है तो लगभग मैक्सिमम 5 से 6 क्लासें, और 6 क्लासों का मतलब है कि ओवरऑल 6 घंटे। अगर 6 घंटों में 1 से 2 प्रश्न सही हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको उन विषयों को ध्यान देकर पढ़ना चाहिए। अब ध्यान देकर पढ़ना चाहिए और साथ के साथ ही सबसे बड़ी यहाँ पर एक चीज़ ये निकल के आती है, भाई आप केवल और केवल एक बार ही तो पढ़ना है इन सभी विषय वस्तुओं को, उनको ही आप अच्छे से नोट्स बना लीजिए और बार बार रिवीजन करते रहिए। जिस दिन आपके एग्जाम हो उससे 4 से 5 दिन पहले केवल और केवल 2 घंटे इस विषय को दे दीजिए, और वहाँ से आपके जितने भी जो स्पेस टैग से रिलेटेड प्रश्न आएंगे उस स्पेस टैग के रिलेटेड प्रश्नों को आप भली बात ही अटेम्प्ट कर सकते हो, जिसकी आप एक झलक अभी आपकी जो रिसेंट एग्जाम संपन्न हुई है उन एग्जामों में आप देख सकते हो कि हर एक शिफ्ट में मिनिमम 2 प्रश्न ऐसे थे जो स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के जो पोर्शन है उस पोर्शन से पूछा गया था। और ऐसा नहीं है कि केवल और केवल स्पेस टेक्नोलॉजी से ही पूछा जाएगा, केवल और केवल स्पेस टेक्नोलॉजी से ही पूछा जाएगा। इसमें सभी एग्जामों में स्पेस टेक, डिफेंस टेक, हल्के फुल्के प्रश्न बायोटेक से भी पूछे जा सकते हैं। आप केवल और केवल ये जो सेगमेंट है इस सेगमेंट को अपनी लाइफ के मात्र कुछ घंटे दे दीजिए, और उन कुछ घंटों के बाद आपका जो ये पोर्शन है उससे किसी भी एग्जाम में 1 2 3 प्रश्न आए, चाहे वो स्टैटिक जीके के आए चाहे वो करंट से जुड़कर आए, उन सभी प्रश्नों को आप अटेम्प्ट भली भांति कर सकते हो। तो हमारी जो शुरुआत हमने एक यूट्यूब पर फ्री सेशन के रूप में की है, फ्री लाइव क्लासेस के रूप में करी थी। मैं हम आपको स्पेस एंड टेक्नोलॉजी का जो पूरा पोर्शन है वो पूरा पोर्शन आपको फ्री में प्रोवाइड करवाएंगे। तो उसी विषय को ध्यान में रखते हुए हम दूसरी कक्षा का शुभारंभ करने जा रहे हैं, और वो कक्षा क्या रहेगी कि जो विभिन्न संस्थाएं हैं अर्थात इसरो से संबंधित विभिन्न संस्थाएं हैं। अब जैसे लास्ट एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जा गया था कि इसरो से संबंधित ऐसी कोई संस्था जिसका नाम था विक्रम साराभाई स्टेशन अर्थात विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है। इसका तात्पर्य क्या है कि आपको काफ़ी सारी जो चीज़ें दी गई है उनको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, और उनको केवल और केवल लाइफ में 1 से 2 बार पढ़ना है। उसके बाद ये सभी चीज़ें आपके लाइफ टाइम काम आएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप केवल और केवल कुछ घंटों की मेहनत बचाने के लिए अर्थात आप मात्र अपनी ज़िंदगी के ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसके पास में इतना कोई पर्याप्त समय ना हो कि अपनी लाइफ के केवल और केवल 10 से 15 घंटे दे सके, और 10 से 15 घंटों में ये सेगमेंट अच्छी खासी मात्रा में ढंग से हो जाता है अगर आप पढ़िए तो सबसे पहले हमने बात करी थी कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का इतिहास क्या रहा है भारत में। उन इतिहास से संबंधित तो हजारों बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि 1971 में क्या हुआ, 1979 में क्या हुआ, 1994 में क्या हुआ, 2001 में क्या हुआ, 2008 में क्या था, 2013 में क्या था, 2017 में क्या है, 18 में क्या है, 19 में क्या था इम्पोर्टेंट, 23 में क्या है महत्वपूर्ण। इसका मतलब क्या है कि आपको इन्हीं सभी विषय वस्तुओं से परिचित होना है। और उसी क्रम में आज हमारी जो दूसरी क्लास है वो दूसरी क्लास क्या है, दूसरी क्लास रहेगी आपको कि इसरो
इसके अलावा भी और कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कार्यरत है। उन्हीं संस्थाओं में से सबसे पहली जो संस्था आती है उस संस्था का नाम यहाँ पर क्या है, इसरो। क्या नाम है उसका, सबसे जो पहली संस्था रहेगी यहाँ पर वो देखेंगे हम, इसरो। अब इसरो के पूरे नाम का आपको पता है कि इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब इस ऑर्गेनाइजेशन के विषय में आपको मोटा मोटा चीज़ें ये पता होनी चाहिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी। अब इसकी स्थापना के पीछे भी मैंने आपको जो एक गूढ़ रहस्य था, उस गूढ़ रहस्य से मैं क्लास 1 में आपको परिचित करवा चुका कि इसरो की स्थापना के पीछे गूढ़ रहस्य कौन सा है। सबसे पहले यहाँ पर कि इसरो की स्थापना कब हुई, तो आपको पता है 1969 में, 15 अगस्त 1969 में क्या होती है, इसरो की स्थापना होती है। यदि मैं इसके मुख्यालय की बात करूं तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, बेंगलुरु में। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है, बेंगलुरु में। यदि मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका तात्पर्य क्या है, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसका मुख्यालय कहाँ पे है, बेंगलुरु में, जिसकी स्थापना अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के तहत हुई थी, और जो कि स्थापना कब हुई थी इसकी, 15 अगस्त 1969 को। उसके पीछे का रीजन क्या था, क्योंकि आपको पता है जुलाई 1969 में अमेरिका ने अपना अपोलो 11 मिशन भेजा था, और उस अपोलो मिशन के तहत ही उसने 3 यात्रियों को स्पेस में भेजा, उनमें से 2 यात्रियों को नीचे उतार दिया था। अब उस उतारने के परिणाम स्वरूप संपूर्ण विश्व में चर्चाएं फैल चुकी थी कि अमेरिका जैसा देश जो कि आज 3 लाख किलोमीटर दूर अपने यात्रियों को उतार रहा है, जबकि उस समय की परिस्थिति ऐसी थी कि हम पड़ोस में जाने के लिए साधनों का उपयोग करते थे और 10 बार ये सोचते थे कि हमें किस व्हीकल से वहां पर जाना है। तत्काल में भारत ने भी क्या किया, आनंद फानंद में इसरो की स्थापना कर दी, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कर दी। अब ये जो संस्था है, ये संस्था वर्तमान में, ये जो संस्था है, यह संस्था वर्तमान में केवल और केवल कोऑर्डिनेशन का काम करती है, अर्थात यहाँ पर ये समन्वय क्या काम करती है। यदि हम बात करें कि स्पेस, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक बड़ा संस्थान बन चुका है, और वो जो संस्थान है वो अपने अंदर काफी सारी संस्थानों को समाहित करके रखता है, और केवल ये अब इस समय का एक नियामक निकाय बनकर रह चुका है। नियामक निकाय का मतलब यहाँ पर होता है रेगुलेटरी बॉडी, नियामक निकाय। अब नियामक निकाय का मतलब ये होता है कि केवल और केवल ये इस समय क्या दे रहे हैं, यहाँ पर रेगुलेट कर रहे हैं। अर्थात इसरो के अंतर्गत जो 20 संस्थाएं आती हैं, मैं यहाँ पर आपको मिनिमम कितनी संस्थाओं के बारे में बताऊंगा, लगभग 20 संस्थाओं के बारे में बताऊंगा। और वो जो 20 संस्थाएं हैं वो अंडर द स्पेस, अंडर द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत कार्य करती है, कि इसरो के अंतर्गत वो सभी संस्थाएं क्या कर रही हैं, यहाँ पर कार्यरत है। और इसरो क्या कर रहा है, उनको रेगुलेट कर रहा है, अर्थात ऊपर बैठे बैठे उनसे ये कर रहा है कि भाई तुम ये काम करो, तुम ये काम कीजिए। इसका मतलब क्या है कि ये एक इस समय का एक समन्वयकारी निकाय हो गया है, और साथ के साथ ही इस इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बारे में यदि हम बात करें तो ये क्या है, एक नियामक निकाय है जो ऊपर बैठे बैठे क्या करता है, इन सभी को कंट्रोल करता है, अर्थात यहाँ पर नियंत्रण करता है। अब इसरो का केवल और केवल एक कार्य रह गया, और वो क्या है, समन्वय स्थापित करना। अब उस इसरो के अंतर्गत ही एक शाखा है, और उस शाखा का नाम क्या है, ISAC, अर्थात इंडियन स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। अब आपने कहा यहाँ पर, यहाँ जो इसरो का है, यहाँ पर इन्होंने क्या बताया, जो इस ISAC है तो इसका जो फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्पेस एंड एप्लीकेशन सेंटर। अर्थात इसका जो एप्लीकेशन सेंटर का मतलब यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है, एप्लीकेशन सेंटर का मतलब यह है कि ये बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ स्थित है, ये बेंगलुरु में स्थित है। अर्थात अगर ये इसरो का कैंपस है, इस इसरो के कैंपस के अंतर्गत ही एक शाखा का निर्माण किया गया है, और उसका नाम क्या रखा गया है, ISAC। अर्थात इसका नाम क्या है यहाँ पर, ISAC। और ये इसरो के अंतर्गत ही एक शाखा है, और ये शाखा क्या कार्य कर रही है यहाँ पर, ये शाखा यहाँ पर उपग्रहों का निर्माण करने का कार्य कर रही है। मैं कहूँ कि यहाँ पर इस शाखा का नाम कार्य क्या है, तो इसका कार्य क्या है, यहाँ पर उपग्रहों का निर्माण करना, उपग्रहों का निर्माण करना। अब उपग्रह और इन सभी विषय वस्तुओं के बारे में मैं आपको पहली क्लास में परिचित करवा चुका। जिन बच्चों ने नहीं देखी है वो कृपया पहली क्लास देखिए, वहाँ मैंने आपको बताया कि जो एक तो होता है लॉन्च व्हीकल, और उस लॉन्च व्हीकल के अंदर ही हम क्या करते हैं, उपग्रहों को डालते हैं, और उसको हम लॉन्च व्हीकल की सहायता से स्पेस में छोड़ते हैं, और वही लॉन्च व्हीकल वह क्या करता है, उनको अपनी कक्षाओं में
अपनी अपनी कक्षाओं के अनुसार ही क्या कर देता है, वहाँ पर पहुँचा देता है। और वो जो स्पेस में जाकर जो उपग्रह है वो उपग्रह क्या करने लग जाते हैं, जिस कार्य के लिए उन्हें वहाँ पर प्रक्षेपित किया गया है वही कार्य वहाँ पर जाकर वो करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर आपके अंदर जो जो पहली शाखा है उस शाखा का नाम क्या है, ईसाक अर्थात ISAC, जो कि एक एप्लीकेशन सेंटर है जिसके अंतर्गत ये इसरो की एक शाखा है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है और ये क्या करता है, यहाँ पे उपग्रहों का निर्माण कार्य कर रहा है। अब उसी के अंतर्गत एक और है साक, SAC, क्या है यहाँ पर, SAC, जिसका मुख्यालय कहाँ है, अहमदाबाद में है और उसका पूरा नाम क्या है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। ये जो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है, इस स्पेस एप्लीकेशन सेंटर का भी प्रमुख कार्य यहाँ पर क्या है, ये भी क्या कार्य कर रहा है, यहाँ पर उपग्रहों का निर्माण करना, उपग्रहों का निर्माण। इसका मतलब क्या है कि ये भी क्या कार्य कर रहा है, उपग्रहों का निर्माण कर रहा है। अब यहाँ आप देखिए कि उपग्रहों का निर्माण करने वाली दो संस्थाएं, एक तो ईसाक और एक साक, जिसका एक का मुख्यालय कहाँ है, बेंगलुरु में है और दूसरे का मुख्यालय कहाँ पे, यहाँ पे अहमदाबाद में। यहाँ पर जो कार्य क्या कर रहे हैं, सैटेलाइटों का निर्माण करना, मेकिंग ऑफ सैटेलाइट का जो कार्य कर रही है वो कौन कर रही है, ईसाक और साक, जिसमें एक का मुख्यालय बेंगलुरु में और दूसरे का मुख्यालय कहाँ पे है, अहमदाबाद में। यदि हम यहाँ पर तीसरी संस्था की बात करें तो उसका नाम क्या है, VSSC अर्थात विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। अब इस विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर बना हुआ है, वो बना हुआ है तिरुवनंतपुरम में। मैंने कहा कि जो ईसाक और साक है इसका प्रमुख कार्य क्या निकल के आता है, यहाँ पे ईसाक और साक का प्रमुख कार्य उपग्रहों का निर्माण करना। लेकिन मैं कहूँ कि जो तिरुवनंतपुरम में स्थित है और वो कौन सा है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। इस विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का प्रमुख कार्य क्या है, तो इस स्पेस सेंटर का प्रमुख कार्य यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है, लॉन्चिंग स्टेशन, अर्थात यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि प्रक्षेपण यान, लॉन्चिंग यान बनाने का निर्माण अब लॉन्चिंग यान से आप क्या समझते हो, लॉन्चिंग यान का तात्पर्य किस चीज से लिया जाता है कि जो सैटेलाइट है उस सैटेलाइट को अपनी कक्षा में स्थानांतरित करने के लिए एक गाड़ी बनाई जाती है जिसको क्या कहा जाता है, लॉन्चिंग यान कहा जाता है। यहाँ पर उसको क्या कहा जाता है, प्रक्षेपण यान कहा जाता है अर्थात लॉन्चिंग व्हीकल कहा जाता है, जैसे PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इस प्रकार के जो क्या है, जो कि जो उपग्रह है उस उपग्रह को कहाँ पहुंचाएंगे, स्पेस में पहुंचाने का कार्य करेंगे। तो इसी प्रकार जो प्रक्षेपण यान है अर्थात लॉन्चिंग व्हीकल बनाने का कार्य कौन कर रहा है, लॉन्चिंग व्हीकल, अर्थात यहाँ पर लॉन्चिंग व्हीकल बनाने का काम कौन कर रहा है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है। और जो इसकी स्थापना है, जो स्थापना कहाँ पर की गई है, तिरुवनंतपुरम में। और यह भी जो लेटेस्ट एग्जाम हुई थी उस लेटेस्ट एग्जाम का प्रश्न भी है और उसमें केवल और केवल क्या पूछा गया है, यहाँ पे केवल और केवल ये पूछा गया है कि आप बताइए कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है इसका जो मुख्यालय है वो मुख्यालय कहाँ पर है। उसके बाद आपको एक और दिखाई देगा और वो क्या दिखाई देगा, सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर। यहाँ पर क्या है, इस सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर, अर्थात यहाँ पर क्या लिखा गया है, यहाँ पे कि जो सतीश धवन है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र लिखा गया है यहाँ पे, देखिए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर, ये इसका क्या है, फुल फॉर्म है, स्पेस सेंटर। इसका मतलब क्या है कि सतीश धवन श्रीहरिकोटा स्पेस जो सेंटर है उसका प्रमुख कार्य क्या रहेगा, तो उसका जो मुख्यालय है वो तो कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। लेकिन सतीश धवन जो स्पेस सेंटर है, इस स्पेस सेंटर की यदि मैं बात करूं तो सतीश धवन स्पेस सेंटर है जिसका प्रमुख कार्य क्या है, क्या आपको पता है कि यहाँ से इसरो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर और स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ये दोनों हैं, इन दोनों ने क्या किया, उपग्रहों का निर्माण किया। साथ के साथ ही विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने क्या किया, लॉन्चिंग व्हीकल का निर्माण किया। तो दोनों चीजें बन गई तो इसको लॉन्च भी तो करेंगे ना, तो लॉन्च करने का कार्य कौन कर रहा है, यहाँ पर सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ से लॉन्च करने का काम कर रहा है। और ये आपको पता है कौन से स्थान पर है, ये पुलिकट लेक में है। कहाँ पर है, पुलिकट लेक, जो कि मूलतः कहाँ पड़ेगा, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के
बॉर्डर के आसपास है। तो सतीश धवन श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर है। इस स्पेस सेंटर का प्रमुख कार्य क्या है? जो भी लॉन्चिंग व्हीकल है उसकी सहायता से जो लॉन्च करने का कार्य कहाँ से किया जाएगा? इस स्थान से किया जाएगा। फिर यहाँ पर आपको मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी दिखाई देगी, MCF, अर्थात एक निकाय है, उस निकाय का नाम क्या है? मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी। मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, इस मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी का काम क्या है? आप देखिए कि इसरो की एक शाखा ईसाक और साक ने क्या किया? उपग्रहों का निर्माण किया। इसरो की एक शाखा विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने क्या किया? वहां पर उपग्रहों को जो प्रक्षेपण यान अर्थात लॉन्चिंग व्हीकल्स का निर्माण कर दिया। और सतीश धवन श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र ने क्या किया? वहां पर उसको आगे पहुंचा दिया, अर्थात उसको क्या कर दिया? थ्रस्ट देकर लॉन्च कर दिया। लेकिन जो मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी है, ये मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी क्या करेगी? लॉन्चिंग के बाद उसका संपूर्ण जो कोऑर्डिनेशन है वो कोऑर्डिनेशन कौन संभालेगी? यहाँ पर मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, अर्थात उपग्रहों का जो संपूर्ण नियंत्रण है आफ्टर द लॉन्चिंग, जो कंप्लीट कोऑर्डिनेशन का कार्य कौन करेगी? यहाँ पर मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी। अब मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी की भी दो शाखाओं का निर्माण किया गया है। पहली शाखा इसकी कहाँ है? हासन कर्नाटक में, और दूसरी शाखा कहाँ है इसकी? बेंगलोर में। मैंने कहा एक एक विषय वस्तुओं को ध्यान से समझिए कि सबसे पहले स्पेस एंड इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद ईसाक मुख्यालय बेंगलोर, क्योंकि मैंने कहा कि उसी कैंपस का हिस्सा है और काम क्या कर रही है वहाँ पे एप्लीकेशन सेंटर, इसका मतलब उपग्रहों का निर्माण कर रही है। फिर मैंने साक बताया आपको, साक कहाँ पर है? अहमदाबाद में, और अहमदाबाद में वो क्या कार्य कर रहा है? उपग्रहों का निर्माण करने का। फिर मैंने आपको बताया कि सतीश धवन श्रीहरिकोटा लॉन्चिंग पैड, जो कि भेजने का काम कर रहा है ऊपर सैटेलाइट को। फिर मैंने आपसे कहा कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, वहां पर PSLV जैसे रॉकेटों का निर्माण करना, जिसकी सहायता से आप स्पेस में क्या पहुंचा रहे हो? मिशन पहुंचा रहे हो, अर्थात सैटेलाइटों का प्रक्षेपण वहां पर जाकर आप कर दोगे। लेकिन आपने देखो उपग्रहों का निर्माण किया, साथ के साथ ही आपने लॉन्चिंग व्हीकल्स बनाए, लॉन्चिंग व्हीकल की सहायता से एक पर्टिकुलर जगह से उसको ऊपर भेज दिया। अब ऊपर भेजने के बाद अगली जो संस्था है वो कौन सी संस्था कार्यरत हो जाएगी? वहां पर मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी। अब मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी का कार्य वहां पर क्या रहेगा कि जितने भी जो सैटेलाइट छोड़े जा रहे हैं, जो छोड़ने के अर्थात यहाँ सर जैसे ही पोलर सैटेलाइट अर्थात तो कोई भी लॉन्चिंग व्हीकल हो, चाहे PSLV हो, GSLV हो, चाहे मार्क 3 हो, इन सभी ने अगर वहां से भेज दिया तो भेजने के बाद वहां पर कंट्रोल करने का कार्य कौन करेगा? मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी। और इसके दो मुख्यालय कहाँ पर है? एक तो हासन कर्नाटक में है और एक कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। मैंने कहा हासन कर्नाटक और मध्य प्रदेश में। फिर मैं यहाँ पर एक और संस्था की बात कर रहा हूँ और उसका नाम क्या है? लिक्विड प्रोपेलेंट सैटेलाइट यहाँ पर सिस्टम सेंटर, या फिर मैंने कहा लिक्विड प्रोपलेशन यहाँ पर सिस्टम सेंटर। देखो ये प्रोपलेशन का मतलब यहाँ पर क्या होता है? ये एक ईंधन का कार्य करता है। ये प्रोपल्शन बोलते हैं इसको, एग्जैक्ट इसका जो हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा? प्रोपल्शन। प्रोपल्शन, ये इसका प्रमुख कार्य क्या हो जाएगा? यहाँ पर लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर का जो प्रमुख कार्य क्या हो जाएगा कि ये जो भी रॉकेट में ईंधन काम आ रहे हैं, मैंने कहा ईंधन, ईंधन का मतलब क्या है? वहाँ पर ईंधन आपको लिक्विड के रूप में जो कार्य आएगा, ईंधन लिक्विड के रूप में भी कार्य आता है सैटेलाइटों में, अर्थात जो उपग्रह रॉकेट का प्रणोदन करते हैं तो प्रणोदन के समय एक हमें सैटेलाइट का ईंधन कार्य आता है। ईंधन का मतलब क्या है? फ्यूल। तो उस फ्यूल बनाने को कार्य कौन कर रही है? यहाँ पर फ्यूल बनाने का कार्य कौन सी संस्था कर रही है? उस संस्था का नाम क्या है? यहाँ पर LPSC, लिक्विड प्रोपल्शन सैटेलाइट सिस्टम, अर्थात कौन सा है? सिस्टम सेंटर, लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर, जिसका पूरा जो एग्जैक्ट शॉर्ट नाम क्या हो जाएगा? LPSC। जो इसका प्रमुख कार्य क्या रहेगा? यहाँ पर प्रोपल्शन का निर्माण करना। फिर एक और शाखा है जो इसरो के अंतर्गत ही आती है, और वो कौन सी है? अंतरिक्ष कॉरपोरेशन, जिसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और इसरो की क्या है? एक वाणिज्यिक शाखा है। अब उससे पहले आप यहाँ देखिए कि महेंद्रगिरी तमिलनाडु में है, एक महेंद्रगिरी आपको उड़ीसा में और दिखाई देगी जो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन उसका कोई संबंध नहीं है यहाँ से। जो लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर है उसका जो प्रमुख रूप से स्थापना कहाँ की गई है? महेंद्रगिरी तमिलनाडु में की गई है, जो कि ईंधन बनाने के कार्यरत
कार्य रूप में कार्य करेगी यहाँ पर। फिर मैंने कहा कि इसरो की एक वाणिज्यिक शाखा है। और वाणिज्यिक शाखा का मतलब क्या है कि किसी भी अगर देश के सैटेलाइटों को भारत से छोड़ना है तो उसके लिए क्या करेगी वो सेंटर, अर्थात वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट लेने का कार्य करेगी, या किन किन सैटेलाइटों का किस किस तरीके से वहाँ पर, यहाँ तक जो अन्य देशों के हैं उनको भारत से, और भारत के कोई भी अन्य देशों में जाकर सेंटर्स के थ्रू क्या करवाना है, सैटेलाइटों को लॉन्च करवाने हैं। तो उन लॉन्चिंग स्टेशनों के बारे में जो बातचीत करने का कार्य कौन करेगी, यहाँ पर एक वाणिज्यिक शाखा है, अर्थात किसी भी दूसरे देश के सैटेलाइट को भारत के उपग्रहों के उपग्रह प्रेक्षण यानों की सहायता से अगर सैटेलाइट में पहुंचाना है तो उसके लिए कार्यरत कौन सी संस्था रहेगी, यहाँ पर ये संस्था रहेगी जिसका नाम क्या है, इसरो की वाणिज्यिक शाखा। फिर यहाँ पर आपको कुछ और संस्थाएं दिखाई देगी, जैसे ये आपको पता है कि ये सार, अर्थात ये आपका हो चुका है श्रीहरिकोटा, पुलिकट झील के निकट है श्रीहरिकोटा हाई एल्टीट्यूड रेंज वाला। अब देखो ये वही है श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर वाला जो सेंटर था, उसी के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। फिर आपके सामने यहाँ पर दिखाई देगा NRSC, जिसका कि मुख्यालय कहाँ है, हैदराबाद में, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। अब रिमोट सेंसिंग का मैंने सामान्यतः जो अर्थ है वो अर्थ मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि रिमोट सेंसिंग का मतलब क्या होता है कि हम यदि किसी भी उपग्रहों को कंट्रोल किससे कर रहे हैं, रिमोट से कर रहे हैं, तो इसका तात्पर्य क्या है कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, अर्थात हम क्या कर रहे हैं, दूर संवेदी क्या कर रहे हैं, उपग्रहों को नियंत्रण कर रहे हैं। अब उसकी जो मुख्य शाखा है वो कहाँ पे है, हैदराबाद में। मैंने कहा कि जो दूर संवेदी उपग्रह अर्थात रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है उसके लिए नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है, हैदराबाद में की गई है। लेकिन जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होते हैं उनका जो प्रमुख कार्य क्या होता है, वो काफी सारे डाटा को भेजते हैं। वो डाटा का मतलब क्या है, यहाँ पर मौसम संबंधित पूर्वानुमानों के बारे में, साथ के साथ ही एक स्पेसिफिक नॉलेज के बारे में, अर्थात किसी क्षेत्र विशेष की सूचनाओं को भेजने का वो कार्य करते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर से संबंधित हो, चाहे वो मौसम से संबंधित हो, चाहे वो तकनीकी गतिविधियों से संबंधित हो। तो उन सभी के लिए यहाँ पर नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर्स की स्थापना की गई है। और वो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर्स की स्थापना कहाँ कहाँ की गई है, उन विषय वस्तुओं को आप देख लीजिए कि पहला जो अर्थात जो वेस्ट में किया गया है, वेस्ट में किया गया है, अर्थात वेस्टर्न रीजन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। यहाँ पर मैंने कहा कि जो सेंटर है उस सेंटर का कहाँ निर्माण किया गया है, यहाँ पर वेस्ट का जो सेंटर है वो आपको कहाँ दिखाई देगा, वेस्ट का सेंटर आपको दिखाई देगा जोधपुर में। कहाँ पर, जोधपुर में। मैंने कहा आपको कि वेस्ट का जो सेंटर आपको कहाँ दिखाई देगा, जोधपुर में, वेस्टर्न रीजनल रिमोट सेंसिंग सेंटर्स, रिमोट सेंसिंग स्पेस सेंटर। फिर आपको साउथ में दिखाई देगा, वो कहाँ दिखाई देगा, बेंगलोर में। अब साउदर्न रीजन रिमोट सेंसिंग स्पेस सेंटर, फिर आपको एक और दिखाई देगा अर्थात ईस्टर्न रीजन में, ये कहाँ पे है, देहरादून में, ईस्टर्न रीजन में। देखो ये ईस्टर्न रीजन में नहीं है, साउथर्न रीजन में आएगा, मतलब ये नॉर्थ रीजन में आएगा ना, नॉर्थ रीजन का कहाँ पड़ जाएगा, देहरादून में। नॉर्दर्न रीजनल रिमोट सेंसिंग स्पेस सेंटर, नॉर्दर्न रीजनल रिमोट सेंसिंग स्पेस सेंटर, ये नॉर्थ में है देहरादून वाला, ये साउथ में नहीं है, ये ईस्ट में नहीं है ना, ये नॉर्थ में है। अभी मैं बताऊंगा आपको याद कैसे करना है। फिर मैंने कहा कि ये कौन सा है, शिलोंग वाला, ये नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में शिलोंग में, मेघालय में है, नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। फिर आपको एक और दिखाई देगा, वो कौन सा दिखाई देगा, सेंटर, अर्थात महाराष्ट्र में, और वो कौन सा है, सेंटर रीजनल रिमोट सेंसिंग स्पेस सेंटर। अब आप कहोगे कि इतने सारे याद कहाँ से होंगे। अब याद करने के एक सटीक फॉर्मूला आप यहाँ देखिए कि आपने कहा कि हैदराबाद में तो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है जो कि खुद कंट्रोल करता है इन सभी के सभीयों को। अब आपको याद कैसे करना है यहाँ पर, तो याद करने के लिए आप यहाँ पर एक विषय वस्तु देख सकते हो कि आप पूरी तरीके से इनको कैसे याद रख पाओगे। तो यहाँ पर देखिए, आप सबसे पहले आप इस तरीके से मैप बना लीजिए, इस तरीके से मैप। अब वो एक तरीके से आप मान लीजिए कि भाई ये कौन सा हो जाएगा, ये सेंटर पॉइंट हो जाएगा, कौन सा, सेंटर पॉइंट। फिर मैंने आपको कहा कि ये कौन सा हो जाएगा, दक्षिणी, ठीक है, ये कौन सा, पश्चिमी, ये उत्तरी, ये कौन सा, पूर्वी,
और यहाँ पर आपको नॉर्थ ईस्ट अर्थात उत्तर पूर्वी सेंटर दिखाई देगा, एक उत्तरी पूर्वी सेंटर। तो ये मैंने आपको बताया कि जो NR अर्थात जो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर्स है, तो उनके बारे में यदि हम बात करें, यहाँ पर उनके बारे में यदि हम बात करें कि नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है, उसका जो प्रमुख कार्यालय तो कहाँ पर, मैंने आपको बताया था कि NRSC का प्रमुख कार्यालय आपको कहाँ दिखाई देगा, NRSC का आपको प्रमुख कार्यालय दिखाई देगा हैदराबाद में। कहाँ पर? हैदराबाद में। परंतु यदि मैं यहाँ पर बात करूँ कि NRSC का प्रमुख कार्यालय तो हैदराबाद में है, लेकिन मैंने आपको कुछ और सेंटर्स बताए थे जो कि क्रम से लगभग 5-6 सेंटर्स हैं। तो उन सेंटरों के विषय में यदि हम यहाँ पर बात करें तो आपको उत्तरी अर्थात यहाँ पर आप N लगा लीजिए वापस से, अर्थात NRSC। इसका मतलब क्या हो जाएगा? नॉर्थ रीजनल, अर्थात यहाँ पर नॉर्थ रीजनल जो सैटेलाइट अर्थात यहाँ पर स्पेस सेंटर क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा। तो नॉर्थ की यदि हम बात करें, यहाँ पर नॉर्थ की यदि हम यहाँ पर बात करें कि जो नॉर्थ में रिमोट सेंसिंग जो सेंटर है, रिमोट सेंसिंग सेंटर कहाँ पर बनाया गया है, तो उसकी विषय वस्तु की यदि हम बात करें तो वो कहाँ पे है? देहरादून में। कहाँ पे? देहरादून में। नॉर्थ की यदि हम बात करें तो वो कहाँ पर है? देहरादून में। यदि मैं वेस्ट की बात करूं तो वो आपको कहाँ दिखाई देगा? जोधपुर में। कहाँ पर दिखाई देगा? जोधपुर में। यदि मैं यहाँ पर पूर्वी की बात करूं तो वो आपको दिखाई देगा कलकत्ता में। यदि मैं आपको दक्षिणी की बात करूं तो वो आपको दिखाई देगा बेंगलुरु में। कहाँ पर? बेंगलुरु में। और यदि मैं आपको यहाँ पे दिखाई दूँ उत्तर पूर्व में तो आपको कहाँ दिखाई देगा? वो शिलोंग में। और यदि मैं ईस्ट की बात करूँ अर्थात जो सेंटर है, उस सेंटर की बात करूँ तो वो आपको कहाँ दिखाई देगा? नागपुर में। कहाँ पर दिखाई दे रहा है? नागपुर में। ये देखिए आप, जो जितने भी जो जगह हैं, इन जगहों के बारे में आपको याद करने के लिए क्या है कि जो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है, उसके कुछ सब डिविजन्स बना दिए हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है, वेस्ट की इन्फॉर्मेशन है, तो उसको कलेक्ट करने के लिए समय ना लगे, एक ही सेंटर पर समस्याएं ना आए, इस वजह से इन्होंने क्या कर दिया? जगह जगह सेंटरों का निर्माण कर दिया। और वो सेंटर्स कहाँ कहाँ बनाए हैं इन्होंने? तो वो बनाए हैं आपको देहरादून में, तो आपको नॉर्थ में दिखाई देगा। यदि मैं पश्चिमी की बात करूँ तो आपको जोधपुर में दिखाई देगा। यदि मैं मध्य की बात करूँ तो आपको कहाँ दिखाई देगा? नागपुर में। दक्षिणी की बात करूँ तो बेंगलोर में। और पूर्वी की बात करूँ तो कोलकाता में। और उत्तर पूर्वी की बात करूँ तो मैं आपको शिलोंग में दिखाई देगा। आपको ये स्थान याद रखने हैं। अब स्थान याद रखने के लिए आपको ये देखिए यहाँ पर कि सबसे पहला संस्था WRSC, अर्थात यहाँ पर आपको वेस्टर्न रीजनल रिमोट सेंसिंग स्पेस सेंटर, इसका मुख्यालय आपको कहाँ दिखाई देगा? जोधपुर में। कहाँ पर? जोधपुर में। कौन से स्थान पर दिखाई देगा आपको? जोधपुर में। फिर मैं बात करूँ यदि यहाँ पर SRRSC, अर्थात यहाँ पर आपको दिखाई देगा सदर्न रीजनल रिमोट सेंसिंग, ये कौन सा है? स्पेस सेंटर। क्या दिखाई देगा आपको? बेंगलोर में। कहाँ पर? बेंगलुरु में। फिर आपको और कुछ दिखाई देगा, और वो कौन सा है? नॉर्दर्न रीजनल रिमोट सेंसिंग स्पेस सेंटर। ये आपको कहाँ दिखाई देगा? देहरादून में। आप देखिए केवल और केवल डायरेक्शन और नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, इसका मतलब क्या है कि डायरेक्शन के हिसाब से आपको याद कर लेने हैं। फिर यहाँ पर आपको उत्तर पूर्व का कहाँ दिखाई देगा? शिलोंग में। कहाँ पर? शिलोंग में। नागपुर में आपको कौन सा दिखाई देगा? मध्य का सेंटर, मध्य का केंद्र आपको दिखाई देगा। तो इसी प्रकार से आपको क्या याद रखना है? इन सभी विषय वस्तुओं के बारे में याद रखना है। फिर कुछ और बच रहे हैं। देखो मैंने आपको एक एक विषय वस्तु से परिचित करवा दिया है कि कौन सा सेंटर कहाँ पर स्थित है। फिर कुछ और सेंटर्स बच रहे हैं, जैसे यहाँ पर मैंने बता दिया कि ERRSC अर्थात जो ईस्टर्न रीजन है वो कहाँ पर है? कोलकाता में है। जो ईस्टर्न रीजनल रिमोट सेंसिंग सर्विस सेंटर, ये कहाँ पर स्थित है? यहाँ पे स्थित है। फिर देखिए आप फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी PRL, जो कि कौन सी है? फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी। अब देखिए कि फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी का कार्य क्या है? तो फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी वह संस्था जो कि क्या कार्य करेगी? यहाँ पर हेड ऑफिस तो इसका अहमदाबाद में, लेकिन ये संस्था अगर कोई मिशन जा रहा है, जैसे मैंने कहा कि चंद्रयान 3 भेजा हमने, चंद्रयान 3, तो इस चंद्रयान 3 के रास्ते में क्या क्या समस्याएं हो सकती है, उनके विषयों में
अध्ययन करने का काम कौन करेगी? फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? अहमदाबाद में। जैसे चंद्रयान 3 को हमने यहाँ भेजा, तो ये कैलकुलेट करने का कार्य करेगा कि वहाँ जाएंगे तो वहाँ ग्रेविटी कितना है, वहाँ पर मास कितना है, किस डायरेक्शन से होकर जाना पड़ेगा, उस डायरेक्शन में कोई बाधा तो उत्पन्न नहीं हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि रिसर्च करने का कार्य कौन सी करेगी? PRL अर्थात फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, जिसका कि जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है? हेड ऑफिस यहाँ पे अहमदाबाद में है, अहमदाबाद में है। फिर यदि हम बात करें यहाँ पर ACL अर्थात अंतरिक्ष कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसका की स्थापना बेंगलुरु में हुई थी। यदि मैं इसके विषय में बात करूं ACL के विषय में, तो इसकी जो स्थापना है वो 1992 में जाकर हो रही है। मैं कहा कि इसकी स्थापना कब हुई है? 1992 में। ये एक वाणिज्यिक शाखा के रूप में कार्यरत है, वाणिज्यिक शाखा के रूप में कार्यरत है ACL अर्थात जो उपग्रहों के बारे में और जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है उन व्हीकलों के बारे में अपनी जो विषय वस्तु है, अर्थात किस देश के सैटेलाइट छोड़ने हैं, यदि हमारे भी सैटेलाइट किसी और की सहायता से छोड़ने हैं तो उनके विषय में, या फिर किसी देश के सैटेलाइटों को छोड़ने के लिए कितने पैसे लेने हैं, किससे करने, तो डील करने का काम कौन करे? ये करेगी, अर्थात ACL करेगी। फिर यहाँ पर आपको ह्यूमन स्पेस, यहाँ पर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर देखने को मिलेगा। जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर है इसकी स्थापना कहाँ की गई है? बेंगलोर में की गई है। लेकिन ये केवल और केवल एक बिल्डिंग बनाकर छोड़ दिया गया है इसको। कारण उसका, क्योंकि भारत ने अभी स्पेस में व्यक्तियों को खुद ने नहीं भेजा। मतलब जिस दिन से भारत है अर्थात गगनयान जो हमारा प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट जिस दिन सक्सेस होने की कगार पर पहुंचेगा तब इसका काम आएगा कि ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर, अर्थात यहाँ से क्या किया जाएगा? मानवों को अंतरिक्ष में भेजने का कार्य किया जाएगा। फिर यदि यहाँ पर बात करें हम न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड बेंगलुरु में ही है। इसकी जो स्थापना की गई है उसका उद्देश्य क्या है कि ये एक कमर्शियल आर्म के रूप में कार्य करेगी यहाँ पर, अर्थात जो इसरो की एक शाखा के रूप में कार्य करेगी यहाँ पर। और वो शाखा क्या रहेगी कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का प्रमुख कार्य क्या है कि जितने भी जो क्षेत्र हैं, जितने भी क्षेत्र हैं उनमें, अर्थात जो सैटेलाइट हो, चाहे लॉन्चिंग व्हीकल्स वगैरह हो, या किसी भी और देश की संस्थाओं के जो अंतरिक्ष यान है उनके जो सैटेलाइट है उनको यहाँ से छोड़ना हो, तो उनके विषय में डील करने के लिए पहले ACL और ACL के बाद कौन सी है? ये NIACL अर्थात न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ये इसका प्रमुख कार्य क्या रहेगा यहाँ पर? ये भी क्या करेगी? सौदेबाजी करने का कार्य करेगी, सौदेबाजी करने का कार्य करेगी। ठीक है। फिर मैं कहूँ कि इंडियन स्पेस एसोसिएशन, जो भारतीय जो अंतरिक्ष संघ है, द अपेक्स इंडस्ट्री बॉडी क्रिएटेड टू बी द कलेक्टिव वॉइस ऑफ द इंडियन स्पेस इंडस्ट्री। देखिए, भारतीय अंतरिक्ष संघ, इंडियन स्पेस एसोसिएशन अर्थात जो भारतीय अंतरिक्ष संघ है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। लेकिन इसकी विषय वस्तु से यदि मैं आपको परिचित कराऊं, इसका कार्य क्या रहेगा कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत का जो प्राइवेट सेक्टर है उस प्राइवेट सेक्टर को आगे लाने का कार्य रहेगा। ये एक संघ का निर्माण किया गया है जिसमें कि बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जैसे टाटा, अंबानीज, बिड़लाज और अडानीज। साथ के साथ ही जितने भी जो संस्थाएं हैं उन संस्थाओं को इकट्ठा किया है कि इसमें गवर्नमेंट सहयोग करने के लिए कह रही है आप आइए, प्राइवेट सेक्टर को भी क्या कर रहे हैं हम स्पेस के लिए खोल रहे हैं। हमने डिफरेंट सेक्टर्स को अर्थात डिफरेंट क्षेत्र हैं उनमें प्राइवेट सेक्टर को अलाउ कर दिया है। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ था जिसमें कि हमें बहुत ही पहले प्राइवेट सेक्टर को अलाउ करना चाहिए था, क्योंकि भारत की अंतरिक्ष में प्रौद्योगिकी अर्थात जो तकनीक है वो कम होने के पीछे रीजन क्या है कि हमने केवल और केवल एक संस्था के ऊपर ही भार डाल रखा था। इसी वजह से यहाँ पर क्या किया गया है, भारतीय अंतरिक्ष संघ का निर्माण किया गया है। फिर यहाँ पर आपको एक स्काई रूट कंपनी दिखेगी जिसका कि जो हेड ऑफिस कहाँ पे है, हैदराबाद में, और ये पहली प्राइवेट कंपनी है। अर्थात जो स्काई रूट कंपनी है हैदराबाद में इसका हेड ऑफिस है और ये पहली प्राइवेट कंपनी है जिसका कि जो निर्माण करने का उद्देश्य यहाँ पर क्या निकल के आता है, निर्माण का उद्देश्य कि प्राइवेट सेक्टर को हम स्पेस में आगे लाना चाहते हैं। चाहे या तो स्पेस अर्थात उपग्रहों का निर्माण कर ले, अब उपग्रहों का निर्माण अगर कोई प्राइवेट सेक्टर की कंपनी कर लेती है तो छोड़ने के लिए तो भारत सरकार राजी है, या इसरो कह देगा भाई हम छोड़ देंगे आपको, हमारा PSLV सबसे उन्नत किस्म के
जो लॉन्चिंग व्हीकल्स हैं उनमें काउंट किया जाता है, क्योंकि पीएसएलवी की जितनी भी उड़ान रही है उन सारी उड़ानों में उसकी सक्सेस रेट लगभग 95% से अधिक रही है। केवल और केवल इसरो के पिछड़ने के पीछे का कारण रहा है क्योंकि भारत में निवेश नहीं है, अर्थात पैसे नहीं है। अन्यथा आप मानिए कि 95 में बनी एक कंपनी जो कौन सी है, स्पेस एक्स, आज इतने भारी भारी रॉकेटों का निर्माण कर रही है और लगभग 70-75 हज़ार किलोग्राम के सैटेलाइटों को क्या पहुंचा देती है, वो स्पेस में पहुंचा रही है। तो इसका एक ही विषय वस्तु नजर आता है और वो विषय वस्तु अर्थात जो कमियां निकल के आ रही है वो कमियां क्या है कि भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में पीछे रहने के पीछे क्या है, एक प्रत्यक्ष निवेश अर्थात जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है वो इन्वेस्टमेंट उस सेक्टर में नहीं हो पा रहा है। सरकार एक सीमित मात्रा में उनको एक बजट प्रोवाइड करवाती है। लेकिन अब भारत सरकार ने इसरो से क्या कह दिया है कि आप विभिन्न विभिन्न कार्य कीजिए, अर्थात उपग्रहों का प्रक्षेपण कीजिए, अन्य देशों के साथ में आप डील करो। और डील करने के लिए 2 संस्थाओं का निर्माण कर दिया हमने, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और कौन सी, ACL अर्थात अंतरिक्ष कॉरपोरेशन लिमिटेड। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का निर्माण किया और साथ के साथ ही अंतरिक्ष का निर्माण कर दिया, अंतरिक्ष कॉरपोरेशन लिमिटेड का निर्माण। और इनका मेजर जो कार्य क्या रहेगा, वह जितने भी जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में किस प्रकार से हम इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं। और एक समय ऐसा आना चाहिए 2025 तक इसरो को ये अल्टीमेटम दिया गया है कि आप एक आत्मनिर्भर संस्था बन जाइए, अर्थात जितने भी जो 20 संस्थाएं रेगुलेट हो रही है उन संस्थाओं के साथ साथ ही आप क्या हो जाइए, अर्थात जो सेल्फ रूप से आप इस तरीके से विकसित कीजिए खुद को कि आप भारत सरकार के लिए ऊपर आपको निर्भर ना रहना पड़े। अर्थात जितना भी अगर आप रेवेन्यू खुद का रेवेन्यू खुद ही अगर आप कमा लो तो इसका मतलब क्या है कि भारत को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की होड़ में आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अब आपके दिमाग में एक प्रश्न यहाँ पर आना चाहिए और वो प्रश्न यहाँ पर क्या है कि आप बताइए कि मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट जैसे ईसाक, साक, फिर मैंने आपको सदर्न रीजन्स, फिर मैंने आपको नेशनल रिमोट सेंसिंग जो सेंटर्स हैं उनके बारे में बताया। तो मेन ब्रांच तो उसकी हैदराबाद में है, लेकिन मैंने आपको बताया कि जो नॉर्दर्न ब्रांच है वो आपको देहरादून में दिखाई देगी, जबकि सदर्न ब्रांच आपको बेंगलुरु में, वेस्टर्न ब्रांच आपको जोधपुर में दिखाई देगी, ईस्टर्न ब्रांच कोलकाता में दिखाई देगी, मिडिल ब्रांच कहाँ पर दिखाई देगी आपको, नागपुर महाराष्ट्र में, और नॉर्थन ईस्टर्न ब्रांच आपको शिलोंग में दिखाई देगी। लेकिन आप यकीन मानिए कि जो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर हम जो संस्थाएं स्थापित कर रहे हैं इनका एकमात्र उद्देश्य क्या है कि हम अंतरिक्ष कार्यक्रम है उस अंतरिक्ष कार्यक्रम के विषय में भी लोगों को परिचित करवाएं ना। हम यदि किसी एक विशेष क्षेत्र तक सीमित रह गए तो केवल और केवल वहीं के लोगों को पता चल पाएगा। अब बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनको आज जाकर या फिर इस क्लास को देखने के बाद या कोई डिफरेंट टच है प्लेटफॉर्म पर अगर कोई इन क्लासों को देखे तब जाकर पता चले उनको भाई अंतरिक्ष क्षेत्र में इतनी सारी संस्थाएं कार्यरत है। चाहे आप अंतरिक्ष को ले लीजिए, जितने भी जो संस्थाएं हैं उनको ले लीजिए, आप विक्रम साराभाई है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, जो उसके अलावा PSL है, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी है, PRL है, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरीज है, फिर मैंने आपको अंतरिक्ष कॉरपोरेशन न्यू इंडिया स्पेस लिमिटेड बताया मैंने आपको, साथ के साथ ही मैंने आपको बताया विक्रम साराभाई स्टेशन। इसका मतलब क्या है कि हम जगह जगह जाकर सेंटर्स खोल रहे हैं। उन जगह जगह जाकर सेंटर्स खोलने का यहाँ पर उद्देश्य क्या निकल के आ रहा है, उद्देश्य केवल और केवल एक निकल के आ रहा है कि हमें डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर लोगों को अवेयरनेस पहचानी है भाई हम अंतरिक्ष के क्षेत्र में इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। अब इसरो एक बड़ी और व्यापक संस्था बन चुकी है। अब ये सारा काम पॉसिबल भी नहीं है कि इसरो ही सारे कार्य करे, तो इसरो ने डिफरेंट डिफरेंट संस्थाओं का निर्माण कर दिया है। वो डिफरेंट डिफरेंट संस्थाएं अलग अलग क्या कर रही हैं, अलग अलग कार्य कर रही हैं, और इसरो वहाँ पर बैठा बैठा देख रहा है कि मेरा कौन सा बच्चा है जो कुछ नालायकपना ना दिखा दे, और केवल वहाँ पर रेगुलेट करने का कार्य कर रही है। इसी क्रम में हमने काफ़ी सारी संस्थाओं का निर्माण किया। उन संस्थाओं को एक बार वापस से देख लीजिए। सबसे जो पहली संस्था थी हमारे वो थी इसरो, दूसरी संस्था इंडियन स्पेस एंड एप्लीकेशन सेंटर, तीसरी संस्था स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, चौथी संस्था विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, पांचवी संस्था सतीश धवन स्पेस सेंटर, छठी संस्था मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी जो कहाँ से गवर्न हो रही है यहाँ पर हासन से और भोपाल से, जिसका प्रमुख कार्य मैंने आपको बता दिया। उन कार्यों सहित आप नोट्स में विस्तार से लिख सकते हो इन विषय वस्तुओं को। फिर मैंने आपको बताया लिक्विड प्रोपेल्शन सिस्टम सेंटर, फिर मैंने आपको बताया यहाँ पर इसरो की एक वाणिज्य शाखा है जो कि अंतरिक्ष कॉरपोरेशन लिमिटेड है। फिर मैंने आपको बताया कि नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर एक व्यापक सूचनाओं का संग्रह किया जाता है। रिमोट सेंसिंग जो सैटेलाइट्स होते हैं उन सैटेलाइटों के द्वारा एक व्यापक इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती है। फिर मैंने आपको बताया था कि सदर्न रीजनल रिमोट सेंसिंग स्पेस सेंटर, फिर मैंने आपको बताया नॉर्दर्न रीजनल रिमोट सेंसिंग स्पेस सेंटर्स,
और यहाँ पर नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजनल रिमोट सेंसिंग स्पेस सेंटर। सेंटर इनको याद करने का मैंने बेस्ट तरीका बताया, ऊपर जाओ देहरादून, नीचे बेंगलोर, पश्चिम में जोधपुर, पूर्व में जाओगे आप कोलकाता, मध्य में रहोगे नागपुर, और नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो आपको शिलोंग में। ठीक है, NRSC अर्थात नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। इनके आगे आप डायरेक्शन के नाम लगा दोगे तो वो सभी के सभी मुख्यालय और सभी चीज़ें आपको याद हो जाएगी। फिर मैंने आपको यहाँ पर इस तरीके से बताया। फिर एक चीज़ यहाँ पे निकल के आती है कि आपको यहाँ पर फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी का कार्य क्या है, वो भी मैंने आपको बताया। अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कार्य क्या है। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर अभी बंद पड़ा है, क्योंकि कार्यरत होगा जब आपको बता दिया जाएगा। और इसरो की एक शाखा के रूप में यहाँ पर कौन सी शाखा कार्य कर रही है, यहाँ पर यहाँ पे इंडियन अर्थात न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड क्या कर रही है, इसका कार्यरत शाखा के रूप में। और हमने एक भारतीय अंतरिक्ष संघ बनाया, और उस संघ का पर्पज क्या रहेगा कि हम प्राइवेट इन्वेस्टर्स को इस सेक्टर में आगे बढ़ाना चाहते हैं। फिर मैंने आपको एक प्राइवेट कंपनी बताई, उस प्राइवेट कंपनी का नाम क्या है, स्काई रूट कंपनी। तो ये सभी विषय वस्तु किससे रिलेटेड थी, इन सभियों से रिलेटेड थी। लेकिन मैं आपको और कुछ सेंटर्स के बारे में बताऊं, याद रखना तो आपको केवल और केवल ये 20 सेंटर्स याद रखना, जिनमें से 6-7 तो ऐसे हैं, 2-3 आपको याद होंगे, 4-5 ऐसे याद करवाए मैंने जो डायरेक्शन के हिसाब से याद करवा दिए। फिर कुछ है जैसे मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी है, साथ ही PRL है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है, अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड है। तो ऐसे कुछ संस्थाओं को आप याद कर लीजिए, बार बार पढ़ोगे तो वो चीज़ें याद हो जाएगी। फिर मैं आपको कुछ और संस्थाओं के बारे में बताऊं तो आपको सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी दिखाई देगी, वो कहाँ पे है, चंडीगढ़ में, सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी। फिर आपको शिलोंग में मैंने आपको बताया था कि नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस सेंटर एप्लीकेशन सेंटर है यहाँ पर। फिर मैंने आपको पोर्ट ब्लेयर में डाउन रेंज स्टेशन बना रखा है इन्होंने। पोर्ट ब्लेयर में क्या बना रखा है, डाउन रेंज स्टेशन। पोर्ट ब्लेयर में कौन सा है, डाउन रेंज स्टेशन। यहाँ पर देखिए नागपुर में सेंट्रल RSC अर्थात RRSC। फिर मैंने आपको बताया हैदराबाद में नेशनल रिमोट सेंसिंग जो एजेंसी का निर्माण किया गया है। फिर यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ईस्टर्न ये बना रखा है इन्होंने। साथ ही आपको यहाँ पर आगे दिखाई देगा श्री हरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्री हरिकोटा। यहाँ पर आपको यहाँ पर महेंद्रगिरी में दिखाई देगा, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, तमिलनाडु वाले क्षेत्र में। यहाँ पर जोधपुर में वेस्टर्न रीजन है। उदयपुर में एक बनाई गई है सोलर ऑब्जर्वेटरी कहाँ बनाई गई है, उदयपुर में। फिर यहाँ पर आपको पता है कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस अर्थात ब्रांच और सेक्रेटरीट कहाँ पर स्थित है, यहाँ पे इसरो की ब्रांच ऑफिस भी है और दिल्ली अर्थ स्टेशन भी है। यहाँ पर दिल्ली अर्थ स्टेशन। अब ये विषय वस्तु भी आपको पता होनी चाहिए। केवल और केवल ऐसा अगर ज़्यादा भी हो तो 20 तो कम से कम याद कर ही लेना चाहिए, किसी भी एग्जाम में उनसे संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है। फिर आपको पता है कि अंतरिक्ष जो ग्राउंड स्टेशन है वो यहाँ पर बनाया गया है। और साथ ही साथ देहरादून में मैंने आपको बताया कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग है, नॉर्दर्न RSC है, सेंटर ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। अर्थात काफ़ी सारी संस्थाएं हैं जो पूरे भारत में ऐसे बिंदुवार फैलाई गई है, जिससे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी अर्थात स्पेस टेक्नोलॉजी के भविष्य को ध्यान में रखकर सभी लोगों को अवेयरनेस प्रॉपर मात्रा में करवाई जाए। साथ के साथ ही आपको बताया अहमदाबाद में बताया मैंने आपको, फिर भोपाल में है, मुंबई में है, बेंगलुरु में तो आप देखिए यहाँ पर मतलब मामला खराब ही चल रहा है। बेंगलुरु में तो सारी चीज़ें हैं, स्पेस कमीशन है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, इसरो का हेडक्वार्टर है, इनसेट प्रोग्राम ऑफिस है। ठीक है, मतलब हजारों शाखाएं यहाँ पर क्या की गई है, भारत में निर्माण किया गया है। और इन शाखाओं का प्रमुख कार्य क्या है, स्पेस में भारत की पहुंच को बढ़ाना। फिर हम यहाँ पर एक एक चीज़ के बारे में देखेंगे, जैसे प्राइम मिनिस्टर के अंडर में आता है स्पेस एंड कमीशन अर्थात जो अंतरिक्ष विभाग है वो किसके अंडर में आएगा, प्रधानमंत्री के अंडर में। अब स्पेस कमीशन के अंडर में आएगा यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। अब डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत ही क्या आती है, इसरो शाखा आती है। इसरो के अंतर्गत ये सभी की सभी संस्थाएं आएंगे। अर्थात सबसे हेड में कौन बैठा है यहाँ पर, प्रधानमंत्री के अंडर स्पेस कमीशन अर्थात अंतरिक्ष आयोग, और अंतरिक्ष आयोग के अंतर्गत ही डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, उसके अंतर्गत आपको इसरो दिखाई देगी। इसरो के अंतर्गत आपको ये सभी शाखाएं दिखाई देगी। देखिए ये सारे जो ऊपर से नीचे का जो हायरार्की का क्रम है उसमें सबसे ज़्यादा शक्ति से लेकर सबसे कम शक्ति अर्थात कौन कौन किस किस के ऊपर नियंत्रण कर रहा है, उन सभी विषय वस्तुओं का यहाँ पर चार्ट प्रदर्शित कर रहा है। फिर यहाँ पर हम बात करेंगे इसरो के अर्थात कुछ एक संस्थाएं ऐसी हैं जिनके विषय में थोड़ी थोड़ी चर्चाएं करेंगे, उन थोड़ी थोड़ी चर्चाओं को ही हम आगे लेकर बढ़ते हैं। अब यदि हम बात करें यहाँ पर कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इस भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के विषय में कुछ पॉइंट बताऊँ मैं आपको यहाँ पे कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है
उसकी स्थापना आपको पता है कब हुई है? 15 अगस्त 1969 को। प्रयास किसके थे? शुरुआती जो प्रयास थे ना, वो आपको पता है विक्रम साराभाई के थे, विक्रम साराभाई। और थोड़े बहुत एफर्ट इसमें शुरुआत से ही लगाए जा रहे थे, तो उसमें नाम किसका आ जाएगा? उस समय के प्रधानमंत्री। देखो उस समय के प्रधानमंत्री नहीं, जो प्रयास शुरुआत में किए जा रहे थे ना प्रधानमंत्री के समय की, भाई ऐसा कोई स्पेस जो प्रोग्राम है उसका निर्माण किया जाए, तो उनमें जवाहरलाल नेहरू जी का नाम भी एक महत्वपूर्ण नाम आता है। कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू। तो उनका भी क्या आता है यहाँ पर? नाम आता है। फिर मैंने आपको बताया था कि ये इसरो है, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, अब एक नियामक संस्था के रूप में कार्य कर रही है, अर्थात एक कंट्रोलर बॉडी के रूप में यहाँ पे कार्य कर रही है, नियामक संस्था के रूप में कार्यरत है। इसका प्रमुख कार्य क्या है? आपको पता है इसरो का प्रमुख कार्य क्या है यहाँ पर? अब जो भी स्पेस के जो मिशन है, उन स्पेस का मिशनों को डिक्लेयर करना, और उन मिशनों का उद्देश्य अर्थात उन मिशनों को किस प्रकार कार्यरत किया जाएगा और उनको सफलता करना, अर्थात उनमें सफलता मिल जाएगी तो उसके पीछे क्या परिणाम हमारे सामने आएंगे। इसका मतलब क्या है कि इसरो वह एक संस्था है जो कि विभिन्न विभिन्न संस्थाओं को वर्ल्ड वाइड टक्कर देने का कार्य कर रही है। देखिए यहाँ पर कि इसरो की स्थापना 1969 कहाँ पर? बेंगलुरु में। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और विक्रम साराभाई के प्रयासों से स्थापित। अब देखिए यहाँ पर कि पूरे समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू नहीं है, लेकिन प्रयास वो शुरुआत से अथक प्रयास कर रहे थे। फिर यदि मैं बात करूँ कि उपग्रहों की डिजाइन, निर्माण और प्रक्षेपण करना, मैंने कहा कि उपग्रहों का डिजाइन बनाना, निर्माण करना और प्रक्षेपण करना, ये सभी कार्य क्या है? इसके हैं। और अंतरिक्ष अनुसंधान क्षेत्र में कार्यरत अन्य संस्थाओं का नियमन करना, अर्थात एक कंट्रोल बॉडी के रूप में कार्य करने का काम कौन कर रही है? इसरो कर रही है। यहाँ पर जो संपूर्ण जो संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं को नियंत्रित करने का कार्य है। अब नियंत्रित करने का कार्य कौन कर रही है? यहाँ पर इसरो कर रही है। तो इसरो वह संस्था है जो यहाँ पर इनको रेगुलेट करने का कार्य करेगी। साथ के साथ इनमें इसरो के पहले अध्यक्ष की बात करूं तो वो कौन थे? डॉक्टर विक्रम साराभाई। यदि मैं इसरो के पहले अध्यक्ष की बात करूं तो वो कौन है? डॉक्टर विक्रम साराभाई। यदि मैं वर्तमान अध्यक्ष की बात करूं तो आपको पता है कि एस सोमनाथ। कौन है? एस सोमनाथ। वर्तमान अध्यक्ष इसके कौन है? एस सोमनाथ। अगर आपको देखो काफ़ी सारे बच्चे हैं जो इन सभी चीज़ों से अवेयर नहीं है, लेकिन आपने वो अखबार में फ़ोटो जरूर देखी होगी, वो के सिवान की प्रधानमंत्री के साथ रोते हुए फ़ोटो, क्योंकि हमने जो 2019 में चंद्रयान सेकंड भेजा था, अब उस जो को अपन असफल नहीं मान सकते, लेकिन उसका जो लैंडर से संपर्क टूट गया था, उसके बाद प्रधानमंत्री की अध्यक्ष के साथ में, पीएम और अध्यक्ष के साथ में एक भावात्मक रूप से मुलाकात हुई थी। ठीक है, वो कौन थे? के सिवान। ठीक है, और इधर कौन थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो वो एक भावनात्मक इमेज आपने देखी होगी प्रधानमंत्री के साथ में जो इसरो के अध्यक्ष थे उनकी। तो उस प्रकार से वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। पहले अध्यक्ष कौन थे? विक्रम साराभाई। अब यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है। पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट बेंगलुरु। कौन सा? बेंगलुरु। दूसरा एस सोमनाथ। तीसरा विक्रम साराभाई, विक्रम साराभाई। चौथा यहाँ पर 15 अगस्त 1969, 15 अगस्त 1969। ठीक है, ये सारे विषय वस्तु आपको पता होना चाहिए। फिर मैंने आपको अभी बताया था कि हमने भारतीय अंतरिक्ष संघ की स्थापना करी है। इसका मतलब क्या है कि इंडियन स्पेस एसोसिएशन की स्थापना, भारतीय अंतरिक्ष संघ की स्थापना। अब भारतीय अंतरिक्ष संघ की हमने स्थापना करी, अर्थात इनॉग्रेशन ऑफ इंडियन स्पेस एसोसिएशन। ठीक है, टाइम डेट क्या दे रखी है? 11 अक्टूबर 2021 10:10 पर AM, अर्थात सुबह के टाइम पे। अब देखिए कि इंडियन स्पेस एसोसिएशन, भारतीय जो संघ है, अंतरिक्ष संघ है, इसकी स्थापना की है। इस स्थापना के पीछे उद्देश्य क्या थे, उनके विषय वस्तु में मैंने आपको इसी कक्षा में अभी 10 मिनट पहले जो डिस्क्राइब किया था, और उसमें मैंने आपको ये बताया था कि ये चीज़ें हैं। उसमें भारतीय अंतरिक्ष संघ के संस्थापकों में भारतीय एयरटेल,
लार्सन एंड ट्यूब्रो, नेल्को, टाटा ग्रुप, वनवेब, मैप माई इंडिया, वालचंद नगर इंडस्ट्री, अनंत टेक्नोलॉजी लिमिटेड जैसे प्रमुख निजी कंपनियां सम्मिलित थीं। भारतीय अंतरिक्ष संघ निजी संस्थाओं का एक औद्योगिक निकाय है जो भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में तकनीक का प्रसार को बढ़ाएगा। इसका मतलब क्या है, मैंने आपको पूरी सारांश बता दिया था कि प्राइवेट सेक्टर का जो इन्वेस्टमेंट है भारत में, जो प्राइवेट का इन्वेस्टमेंट है, प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट है, उस इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए, उस इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए यहाँ पर इंडियन स्पेस एसोसिएशन का गठन किया गया है। यह संघ विदेशी अंतरिक्ष एजेंसियों की तर्ज पर अंतरिक्ष के अभियानों को बढ़ावा देगा। अर्थात जितने भी, जो मैंने कहा आपको कि 95 में एलन मस्क ने स्पेस एक्स का निर्माण किया, स्पेस एक्स कंपनी का, 2024 आते आते वह कंपनी आप ये मान लीजिए कि इसरो से भी बड़ी संस्था बनकर उभर चुकी है। इसका मतलब क्या हो कि हमें भी प्राइवेट सेक्टर को हाथ आजमाने का मौका देना चाहिए। अब प्राइवेट सेक्टर में भी हम केवल और केवल उन्हीं लोगों को हाथ आजमाने का मौका दे सकते हैं जिनके पास में एक पर्याप्त मात्रा में क्या हो, निवेश करने की क्षमता हो। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर वो क्या करे कि प्राइवेट सेक्टर निवेश कर सके, निवेश करने की क्षमता हो। अब निवेश करने की क्षमता होगी तभी तो ये सारे कार्य निकल के आएंगे। अब निवेश अर्थात भारत का केवल अंतरिक्ष क्षेत्र में इस वजह से पिछड़ापन नहीं देखने को मिलता कि हमारे पास में एक उच्च तकनीक नहीं है, बल्कि उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या निकल के आता है कि हमारे पास में तुलनात्मक रूप से क्या नहीं है, निवेश नहीं है उस सेक्टर में। अर्थात हमारे पास पैसे नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। इसीलिए भारतीय अंतरिक्ष अभियानों से और इससे जुड़ी हुई नीतियों और तकनीकों पर कार्य करेगा। ठीक है, भारत में अंतरिक्ष सेक्टर से संबंधित आधारभूत संरचना विकास में भी भूमिका निभाएगा और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत नए स्टार्टअप और कंपनियों को भारत के अंतरिक्ष अभियानों में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हो सके। अब देखिए कि सोचने वाली विषय वस्तु है कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के सपने देखते हैं और 140 करोड़ की पॉपुलेशन वाला देश है जो कि अपने बलबूते पर एक अंतरिक्ष मिशन नहीं पहुंचा सकता। भाई हम गगनयान में क्या करें, कुछ लोगों को बिठाएंगे और केवल जो एक पर्टिकुलर जो कक्षा है उस कक्षा में घुमाएंगे 7-8 दिन और उनको वापस ले आएंगे। इसका मतलब क्या है कि स्पेस एक्स जैसी प्राइवेट कंपनी जो कि स्पेस टूरिज्म को बढ़ावा देने का कार्य करने की ओर अग्रसर है, लेकिन हमारा इसरो जिसकी स्थापना 1969 में हुई थी, लेकिन आज तक वो क्या नहीं भेज पा रहे, स्पेस में मिशन नहीं भेज पा रहे। हमने हजारों सैटेलाइट भेजे लेकिन स्पेस में एक मानव युक्त मिशन नहीं भेज पा रहे हम। और उसके पीछे का कारण क्या है, उसके पीछे का कारण एक ही चीज निकल के आता है, और वो निकल के क्या आ रहा है कि हमारे पास में उतनी मात्रा में अनुपात में क्या नहीं है, यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर पैसे नहीं है, अर्थात उस क्षेत्र में निवेश करने के लिए धनराशि नहीं है। इसीलिए ये सारा षड्यंत्र रचा जा रहा है। फिर मैंने एक और संस्था के बारे में बताया था, वो कौन सी थी, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। यह इसरो की एक वाणिज्यिक शाखा के रूप में कार्य करेगी। मैंने कहा कि एक तो ACLE अंतरिक्ष कॉरपोरेशन लिमिटेड और एक कौन से, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ये जो शाखा है ये प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट को लेकर की गई है। ठीक है, इसमें जितने भी जो लोग थे उनसे अपील की गई कि भाई आप आइए इस सेक्टर में आप हाथ आजमाइए और पैसे दे दीजिए। अगर आप हाथ आजमाते नहीं हो तो किसी भी कंपनी का निर्माण कर दीजिए, आपको शुरुआत में क्या दे देगी सरकार, बेनिफिट प्रोवाइड करवा देगी। ये अंडर द इसरो की वह ब्रांच है जो कि वाणिज्यिक शाखा के रूप में कार्य करेगी, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। यदि मैं न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की बात करूं तो यह इसरो की एक वाणिज्यिक शाखा के रूप में कार्य करेगी। साथ ही इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, बेंगलुरु में है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में इसरो द्वारा की गई अनुसंधान और विकास की गतिविधियों को व्यावसायिक उपयोग हेतु न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का गठन किया गया है और 100 करोड़ रुपए की अधिकृत शेयर पूंजी के साथ मार्च 2019 में गठित किया गया। इसका मतलब क्या है कि मार्च 2019 न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ठीक है, इसका मुख्यालय बेंगलुरु में, अर्थात बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। कार्य क्या करेगी, एक वाणिज्यिक शाखा के रूप में कार्य करेगी। ओवरऑल यदि हम बात करें तो क्या कार्य करेगी, वाणिज्यिक शाखा के रूप में कार्य करेगी यहाँ पर। लेकिन वाणिज्यिक शाखा का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, डील करने में, अर्थात किसी भी देश का यदि सैटेलाइट छोड़ना है
तो वो आप एक काम कीजिए, भारत में ही हम छोड़ देंगे आपका सैटेलाइट। कारण उसका एक ही चीज निकल गया था कि हमारे पास में PSLV है, जो कि दुनिया के सबसे उन्नत उन्नत प्रक्षेपण यान अर्थात लॉन्चिंग व्हीकल्स में आता है। वो लॉन्चिंग व्हीकल्स में आता है। मैंने कहा कि जो PSLV है वो दुनिया के सबसे सर्वोत्तम कोटि के किस में आता है, लॉन्चिंग व्हीकल्स में आता है, अर्थात प्रक्षेपण यानों में आता है। इस प्रक्षेपण यान की एक खासियत है कि इसने जितनी भी उड़ान भरी है, इसने 95% एक्यूरेसी के साथ में, अर्थात 95% एक्यूरेसी के साथ में इसने अपने सैटेलाइट को कहाँ पहुँचाया है, स्पेस में पहुँचाया, जिस कक्षा में पहुँचाया है। अब ये क्या करेगा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, कि जितने भी जो छोटे मोटे देश हैं उनके जो छोटे मोटे सैटेलाइट है, जैसे कोई 70 किलो का सैटेलाइट हुआ, कोई 150 किलो का हुआ, कोई 300 किलो का हुआ, तो उन सैटेलाइटों का है कि भाई आप हमारे पास आइए। क्योंकि आप नासा के पास जाओगे तो नासा छोटे मोटे मिशन नहीं करता, उनके पास में अर्थात छोटे जो उपग्रह हैं उनको भेजने की तकनीक है, लेकिन उसमें खर्चा ज़्यादा आता है। अब भारत के पास आएंगे तो वैसे ही भारतीय मुद्रा में कन्वर्ट होकर वो पैसा कम खर्चा पड़ेगा। अब इसी वजह से किसका निर्माण कर दिया यहाँ पर, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का। क्योंकि भारत में आएंगे, भारत में आने के बाद क्या होगा उनका, भाई एक अच्छा खासा अमाउंट होगा जो वो पे करेंगे, लेकिन तुलनात्मक रूप से वो नासा से कम ही पे करेंगे। क्योंकि एक तो भारतीय रुपए का जो अमेरिकन डॉलर की तुलना में एक वित्तीय करेंसी कमजोर है, इसी वजह से फायदा हो जाएगा। और हमारा क्या होगा कि हमें विदेशी मुद्रा अर्थात विदेशी धन की प्राप्ति होगी। ये भी तो एक कारण है भाई, विदेशी धन प्राप्त हो रहा है हमारा, जो हम तो क्या करेंगे वहाँ पर एक अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। दूसरी चीज़, हमारे पास जब गाड़ी तैयार है, गाड़ी बिठा कर ले जाएगी। भाई हमने रिकॉर्ड बनाया 2017 में 15 फरवरी को 104 सैटेलाइट लॉन्च करने का, तो हम और कर देंगे किसी के भी सैटेलाइट लॉन्च, क्योंकि हमारी गाड़ी है PSLV। अब PSLV का निर्माण कर रहा है कौन, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, तो वो निर्माण कर रहे हैं। और PSLV एक ऐसी गाड़ी है जो अपने एक अच्छी खासी गुणवत्ता रखता है, तो वो आराम से स्पेस में पहुंचा दिया जाएगा उसको। अब स्पेस में पहुंचा दिया जाएगा तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि PSLV जैसा एक हाई क्वालिटी का रॉकेट जो कि अपनी क्षमताओं के साथ 95% एक्यूरेसी रखता है, और सभी जो सैटेलाइट है उनको कक्षा में स्थापित करने की क्षमता रखता है एक मिनिमम कॉस्ट के साथ में। और दोनों को ही फायदा हो जाएगा, एक तो भेजने वाला था जिनके उपग्रह वो उपग्रह स्पेस में चले जाएंगे, और भारत की एक अच्छी खासी मात्रा में धन की प्राप्ति हो जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा कि इसरो नासा को टक्कर देने वाली और स्पेस एक्स को टक्कर देने वाली जैसी संस्था बनकर उभर कर सामने आएगा। यहाँ मैंने आपको बताया कि मई 2019 में इसकी स्थापना हुई है। फिर मैं यदि बात करूं यहाँ पर कि NSIL अर्थात न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड अंतरिक्ष कॉरपोरेशन के बाद इसरो की दूसरी व्यावसायिक शाखा है। मैंने पहली व्यावसायिक शाखा का निर्माण मैंने बताया 1992 अंतरिक्ष कॉरपोरेशन लिमिटेड, मैंने बताया ACL। अर्थात व्यावसायिक शाखा कौन सी, दो, जैसे इसरो। अब इसरो की व्यावसायिक शाखा कौन सी है, दो, वो कौन कौन सी आ जाएगी आपके सामने, तो एक तो NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, और दूसरी जो शाखा आ जाएगी वो कौन सी शाखा आएगी यहाँ पर, ACL। इसकी जो स्थापना की गई है वो 2019 में की गई है, और इसकी स्थापना कब की गई है, 1992 में। अब ये दोनों ही क्या है यहाँ पर, दोनों के दोनों ही क्या है, वाणिज्यिक शाखा है। कौन सी शाखा है, वाणिज्यिक शाखा, इसरो की वाणिज्यिक शाखा, जो कि दूसरे देशों के जो सैटेलाइट्स हैं उन सैटेलाइटों को उपग्रह में भेजने के लिए डील करने का कार्य कर रही है। फिर मैंने कहा कि अंतरिक्ष कॉरपोरेशन का मुख्य रूप से 1992 में इसरो द्वारा विदेशी उपग्रहों के वाणिज्यिक प्रक्षेपण की सुविधा हेतु तो स्थापित किया गया था। इसका मतलब बात यहाँ पर वही निकल के आ रही है कि इसकी स्थापना कब की गई है, 1992 में की गई है। अब यहाँ 1992 में स्थापना की गई थी, लेकिन स्थापना के पीछे का क्या उद्देश्य निकल के आ रहा है, अब स्थापना के पीछे का यहाँ पर सामान्य उद्देश्य एक ही निकल के आ रहा है। और उद्देश्य यहाँ पे क्या है कि ये विदेशों के जो जितने भी जो उपग्रह अर्थात जो सैटेलाइट रहेंगे उन सैटेलाइटों को एक स्थान से उठाएगी और वहाँ पर भेजकर स्पेस में स्थापित कर देगी। अब जो भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की पहली क्लास थी, उस पहली क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि जितना भी जो भारतीय अंतरिक्ष का इतिहास था, भाई स्पेस टेक्नोलॉजी हमने क्या क्या आजमाए उनके विषय में पढ़ा। दूसरा कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के संबंधित जितनी भी जो संस्थाएं थीं उन संस्थाओं की विषय वस्तु सुनी, और संस्थाओं से हमेशा प्रश्न पूछा ही जाता है कि आप बताइए कि इसरो का मुख्यालय क्या है। आपसे पूछ ले कि फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। आपसे यहाँ पर पूछ ले कि मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी भोपाल और हासन कर्नाटक में। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी
फिर मैंने बताया कि भारत की पहली प्राइवेट कंपनी, उदाहरण दे देगा स्काई रूट। इसका मतलब क्या है कि आपको इन सभी विषय वस्तुओं के बारे में पता होना चाहिए कि कब तो अंतरिक्ष कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना हुई थी और कब किसकी स्थापना हुई रही। यहाँ पर अंतरिक्ष कॉरपोरेशन लिमिटेड के बाद में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की स्थापना। यदि मैं और क्विक रिवीजन के तौर पर लास्ट में इन सभी चीज़ों को समराइज करूँ तो ये आपके सामने निकल कर आ रही है। क्या क्या है यहाँ पे देखिए कि इसरो, इसरो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, सतीश धवन स्पेस सेंटर, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर, इसरो की वाणिज्यिक शाखा। ठीक है, यहाँ पर फिर मैंने आपको बताया नेशनल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, वेस्टर्न रीजनल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट स्पेस सेंटर, साउदर्न रीजनल रिमोट सेंसिंग स्पेस सेंटर, नॉर्दर्न रीजनल रिमोट सेंसिंग स्पेस सेंटर। इस प्रकार के मैंने 6 सेंटर्स आपको इस प्रकार से याद करवा दिए थे। फिर मैंने आपको बताया था कि और कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो संस्थाएं यहाँ पर कार्यरत हैं। और भी जो एक्स्ट्रा संस्था थी उनके बारे में मैंने आपको विस्तार से बता दिया। अंडर द पीएम मिनिस्टर अर्थात प्राइम मिनिस्टर के अंदर में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस आता है, डिपार्टमेंट स्पेस कमीशन, स्पेस कमीशन के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस कमीशन आएगा। फिर यहाँ पर मैंने आपको बताया डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के नीचे इसरो, इसरो के नीचे सभी सारी संस्थाएं आ जाएगी। फिर मैंने आपको यहाँ पर बताया कि जो इसरो है, इसरो की जो कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन थी, कब गठन हुआ गया था और कौन कौन सी संस्थाएं इसके अंतर्गत कार्यरत कर रही, इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है और ये जो इसरो है ये वर्तमान में कार्यरत किस रूप में है। फिर हमने 2 संस्थाएं देखी, एक कौन सी थी यहाँ पर अंतरिक्ष कॉरपोरेशन लिमिटेड ACL और NSIL अर्थात न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, और एक हमने अर्थात जो अंतरिक्ष संघ था, भारतीय अंतरिक्ष संघ के विषय में हमने यहाँ पे पढ़ा। अब देखिए भले ही कि थोड़ा सा एग्जैक्ट मतलब 10 से 15 मिनट की क्लास थोड़ी एक्स्ट्रा हो सकती है यहाँ पे, लेकिन इन सभी विषय वस्तुओं को यदि आप बार बार पढ़ोगे, अर्थात एक दिन में आप 3-4 बार पढ़ लीजिए कि सभी विषय वस्तु आपको याद हो जाएगी। मैंने 6 याद करवाए थे सिस्टमेटिक तरीके से, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट और साउथ और नॉर्थ ईस्ट और मिडल। इसका मतलब क्या है कि वो 6 संस्थाएं तो आपको ऐसे कैसे याद हो जानी चाहिए। भाई NRSC के बारे में मैंने आपको बताया कि नेशनल रिमोट सेंसिंग जो सेंटर है वो कहाँ पर है, हैदराबाद में है। लेकिन और सारे सेंटर्स के बारे में मैंने आपको बताया कि उत्तर में कहाँ मिलेगा आपको, देहरादून में, पूर्व में आपको कहाँ मिलेगा, कलकत्ता में, पश्चिम में आपको मिलेगा जोधपुर में, दक्षिण में बेंगलोर में, यहाँ पर मिडिल में आपको मिलेगा नागपुर में और नॉर्थ ईस्ट में आपको कहाँ मिलेगा, शिलोंग में मिलेगा। तो ऐसे ही आपको विभिन्न विभिन्न संस्थाओं के बारे में आपको थोड़ा बहुत अवगत कराया गया है और इतनी जानकारी लगभग पर्याप्त रहती है सभी एग्जामों के लिए। तो आज की हमारी जो क्लास है वो यहीं तक रहेगी। आप सभी को मैं वापस से दीपावली की शुभकामनाएं देता हूँ। आप मस्त तरीके से इन संस्थाओं को पढ़िए और ये संस्थाएं आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछी जाएगी और आपका एक अल्प समय का इन्वेस्टमेंट रहेगा, लगभग मिनिमम 1 घंटे के आसपास का, और ये आप यकीन मानिए कि आपको ज़िंदगी भर आउटपुट देने वाली संस्थाएं हैं। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, बाकी अगली जो क्लास रहेगी उसको हम कल कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद सभी विद्यार्थियों का।